वेलकम बैक टू माय चैनल। फिल्म के शुरू में स्पेस में हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं। उन्हें शेल्टर के अंदर से जूही कमांड दे रही होती है। वो अपना काम कर रहे होते हैं मगर अचानक से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना छोड़ जाता है और ब्रायन अपनी तरफ किसी चीज को बढ़ते हुए देखता है। ये छोटे छोटे नैनो साइज क्रिएचर्स थे। ये क्रिएचर मूव करते हुए उनकी तरफ आते हैं और सैटेलाइट से जोर से टकराते हैं और जहाँ ब्रायन का पार्टनर कहीं स्पेस में खो जाता है। ब्रायन किसी तरह जो के शेल्टर तक पहुंचता है। वो देखता है कि जूही यहाँ पर बेहोश पड़ी है। वो अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर यहाँ पर किसी भी बात का कोई फायदा नहीं होता। ब्रायन अपनी फ्रेंड जूही को लेकर जमीन की तरफ निकलता है। फिर वो देखते हैं कि छोटी नैनो साइज मखलूक चांद के ऊपर अजीब से सुराख बना रहे होते हैं। अब हम 18 महीने बाद का वक्त देखते हैं। यहाँ पर हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं जो टीवी पर इस न्यूज को सुन रही होती है कि नासा ने ब्रायन को हटा दिया है जो वाकया स्पेस में हुआ था उसकी वजह से। और टीवी पर यह दिखाया जाता है कि ब्रायन और जूही के स्टेटमेंट पर नासा के लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। ब्रायन की वाइफ उससे डिवोर्स ले चुकी है और अपने बेटे सोनी को लेकर दूसरे मुल्क शिफ्ट होने वाली थी क्योंकि इस वाकया के बाद इन लोगों के पास जो घर था वो भी उनके पास नहीं रहा। अब हम इससे भी 10 साल बाद का वक्त देखते हैं। हम यहाँ डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं जो मून पर होने वाली एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है। उसको मून ऑर्बिटल डिस्टेंस में कुछ अजीब सा दिखने को मिलता है तो केसी जल्दी से नासा कॉल करता है और कहता है कि उसने नासा के डायरेक्टर से बात करनी है। जूही को भी नासा से कॉल आती है। वो सुबह सुबह अपने काम से निकल जाती है। जूही जब अपने स्पेस सेंटर में पहुंचती है तो उसके मून पर होने वाली अजीब सी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जूही को यहाँ पर बताया जाता है कि मून का ऑर्बिटल सिस्टम चेंज हो रहा है। ऑर्बिटल का रेडियस बहुत ज्यादा कम हो रहा है और वो लोग फुटेज में कुछ अजीब सा भी देख रहे हैं। उधर दूसरी तरफ केसी की बातों को नासा वाले बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है और वो उस जगह पहुंचता है जिस जगह एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो सिर्फ बच्चे थे। वो बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देता है। वो मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करता है कि एडवांस मखलूक स्पेस में मेगा स्ट्रक्चर बना सकती है और शायद अब भी मौजूद हों। और फिर वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है जो वहाँ पर असल में लेक्चर देने आता है। केसी यहाँ पर ब्रायन से मिलता है और अपनी सब इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो उसने आज तक इकट्ठी की थी। वो ब्रायन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुका है मगर ब्रायन उसकी सभी बातों को मजाक में लेता है। केसी को गार्ड पकड़कर बाहर ले जा रहे होते हैं लेकिन वो अपने रिसर्च के पेपर उसे दे जाता है ताकि वो पढ़े। ब्रायन को उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है। उसको कहती है कि उसका बेटा एक केस में पकड़ा गया है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पास से ड्रग्स भी निकली हैं। अब ब्रायन के बेटे का कोर्ट में ट्रायल होता है। वहाँ पर जज केस को पोस्टपोन कर देता है क्योंकि यहाँ पर ब्रायन जज को कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे मगर यहाँ जज केस को ही पोस्टपोन कर देता है। यहाँ पर हम केसी को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ एक ओल्ड एज होम में है। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की मरीजा है लेकिन केसी की माँ को अपने बेटे की डिस्कवरीज पर यकीन है। वो उसे इनकरेज करती है और कहती है कि तुम दुनिया वालों को यकीन दिलाओ कि जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं है। दूसरी तरफ हम स्पेस सेंटर देखते हैं जहाँ जूही के कलीग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं। उसके बाद चांद छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर गिरने लगेगा और उसका बस यही हाल है कि उन लोगों को मून पर जाना होगा। उस होल को देखना होगा कि आखिरकार उस होल के अंदर क्या चल रहा है। शायद वहीं से कुछ रास्ता मिले। अब इनको यहाँ पर पता चलता है कि ट्विटर पर ये न्यूज अपडेट है चांद अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। वहाँ पर ब्रायन जो कि जज के साथ था अब वो भी टीवी पर वही न्यूज देखता है कि चांद अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। वहाँ पर ब्रायन की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने वाली है मगर ट्रैफिक की वजह से कोई भी नहीं जा सकता था। अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिलकर एक मिशन को शुरू करते हैं। अब पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल चुकी थी और हर किसी की हालत खराब हो चुकी थी। ब्रायन ये न्यूज देखकर मजबूर हो जाता है और केसी के पेपर्स को पढ़ने लगता है और उसकी वेबसाइट को भी विजिट करता है। हम देखते हैं कि नासा के लोग अपना एक स्पेसशिप मून पर भेज देते हैं। वो लोग मून पर जाकर बड़े से होल को ढूंढते हैं और उसके अंदर जाकर एक क्रू को डाल देते हैं। ब्रायन यहाँ पर केसी से मिलता है और उससे पूछता है कि इन सब चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। केसी बताता है कि सालों से स्पेस और अर्थ पर स्टडी कर रहा है। वो ब्रायन को बताता है कि मून के पावर कोर में कुछ हुआ है इसलिए मून अब अपने ऑर्बिट से भटक चुका है। अब क्रू गिरते गिरते 25.6 किलोमीटर पर रुक जाता है और वो खुद ही ऊपर आने लगता है। ऑर्बिट दोबारा से शिफ्ट होने लगता है। अब उसी होल में से वही नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और स्पेस शटल पर अटैक कर देते हैं और पूरे ग्रुप को मार देते हैं। जू जब ये देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर ये सब है क्या। अब मून की ग्रेविटी बढ़ने लगती है। समुद्र का पानी भी ऊपर चढ़ने लगता है और शहर की तरफ आ जाता है।
ब्रायन किस तरह केसी को बचा लेता है। नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर खौफजदा हो जाता है और ये सब देखकर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि वो सब यहाँ से निकलने वाले हैं। जूही जब ये बात सुनती है तो वो अपने डायरेक्टर से कहती है, क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे? कोई बात तो ऐसी है जो तुम मुझे नहीं बता रहे, जिसके बारे में जानते हो। नासा का डायरेक्टर जूही से कहता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो तुम जाकर एक आदमी से मिलो, और क्लियरेंस के लिए उसे अपना कार्ड भी दे देता है। अब जूही इस जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में उसके डायरेक्टर ने बताया था। वहां पर जाकर वो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है। रिपेयर मशीन वाली फुटेज में वो इन नैनो क्रिएचर्स को देखती है। वहां पर एक आदमी होल्डन फील्ड से मिलती है जो जूही को वहां पर 1969 की बात बताता है जब लोगों को मून के सरफेस पर कुछ अजीब सा मिला था, एक तरह का लाइट। लेकिन नासा ने इस बात को दबा दिया और वो मिशन रिपेयर से कनेक्टेड है, यानी कि उसी मिशन से जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जब ब्रायन ने भी इस बात को उठाने की कोशिश की तो उसे पागल कहकर जॉब से निकाल दिया गया और वो बताता है कि वो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत एडवांस है और हम तो अभी उनके सामने स्टोन एज में हैं। जूही इस बारे में मिलिट्री से बात करती है। यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता है, लेकिन वो जूही की एक भी बात नहीं सुनते। मिलिट्री मून को न्यूक्लियर पावर से तबाह करना चाहती है, लेकिन इन सब चीजों से जमीन को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर जूही का एक्स हस्बैंड उससे इसके बेटे के बारे में सोचने का कहता है और वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो बताता है कि तुम सबको यहाँ से कोलोराडो चले जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रायन और केसी को दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्रायन किसी से कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन की टेक्नोलॉजी को देखा था, एलियन ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली। जब वो जमीन पर आया तो उसका भी डाइवोर्स हो गया, उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। अब जूही को यहाँ पर याद आता है कि होल्डन फील्ड ने उसे एक डिवाइस के बारे में बताया था और उसी डिवाइस से उन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है, और वो ये सारी बात अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्रायन को लेने आते हैं और यहाँ पर किसी ब्रायन के साथ यहाँ से निकलता है और वो जाकर जूही से मिलता है। वो उसको रिकॉर्डिंग दिखाती है, वो मून की वही रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो बताती है कि एक होल है जो 25 किलोमीटर गहरा है और जो अभी 10 साल पहले हुआ वो आज से जुड़ा है। केसी इन लोगों को बताता है कि वो नैनो क्रिएचर्स मून के कोर के साथ कुछ कर रहे हैं। शायद मून को इन क्रिएचर्स ने ही बनाया हो, शायद ये एलियन का एक मेगा स्ट्रक्चर है जो जमीन के गिर्द घूम रहा है। जूही ब्रायन को कहती है कि अगले मिशन के लिए इस ब्रायन की मदद की जरूरत होगी, मगर ब्रायन बदले में कुछ मांग लेता है। अब एक म्यूजियम से उनके शेल्टर को बाहर निकाला जाता है और कैलिफोर्निया के एयरबेस में सब लोग देखते हैं कि एशिया से जल्जले और वोल्केनो की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अब एयरफोर्स के लोग भी AMP डिवाइस को लेकर आते हैं जिससे इन नैनो क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। ब्रायन ने यहाँ पर बदले में कुछ मांगा था कि उसके बेटे सोनी को उसके बदले में जेल से रहा किया जाए। ब्रायन यहाँ पर अपना प्लान बताता है, वो अपने बेटे सोनी को देखकर रिलैक्स हो जाता है। अब जहाँ से शटल को लॉन्च किया जाता था वहाँ पर एक बहुत बड़ा जल्जला आता है और किसी मून की एक्टिविटी में फिर कुछ अजीब सा होता हुआ देखता है और पता चलता है कि शटल खराब हो गया है जल्जला की वजह से और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जी सबको ये ऑर्डर दे देती है कि स्पेस को खाली कर दिया जाए और जल्दी कोलोराडो जाने के लिए कहती है। वहाँ पर सभी एक बंकर में छुप सकते हैं। केसी यहाँ पर जूही के पास जाता है और जूही को बताता है कि मून का ग्रेविटेशनल बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें जल्दी से अपने मिशन को स्टार्ट करना होगा। मगर जूही बताती है कि मिशन ओवर हो चुका है। यहाँ जूही ब्रायन के पास जाती है, वो उसे कहती है कि स्पेस में सिर्फ हम दोनों जाएंगे, तुम शटल को उड़ाओगे, मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी। लेकिन उनको अब फ्लाइट इंजीनियर की जरूरत थी, जिसके लिए अब वो केसी से मदद मांगते हैं। मगर यहाँ पर केसी अजीब अजीब से बहाने बनाता है, मगर ये केसी का पहला मिशन था। यहाँ पर ब्रायन केसी से कहता है कि रेडी हो जाओ। अब यहाँ पर ब्रायन और जूही अपने बच्चों से मिलते हैं। मिशन पर जाने से पहले वो अपने बच्चों को गुड बाय कहते हैं। अब ब्रायन का बेटा सोनी और जूही के बच्चे मिलकर कोलोराडो की तरफ निकल पड़ते हैं। केसी भी अपनी माँ को गुड न्यूज देता है कि वो स्पेस में जा रहा है और वहाँ पर वो वर्कर से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। अब उनकी तरफ बहुत बड़ा ग्रेविटी वेव आ रहा है। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह से ब्रायन और जूही शटल को कामयाबी से टेक ऑफ कर लेते हैं, पर थोड़ी ही देर में अलार्म बजने लगता है और एक थ्रस्टर ऑफ हो जाता है। उनकी स्पीड कम होने लगती है और अब वो अपने थ्रस्टर से शटल को अलग करने लगते हैं, शटल का वेट हल्का करने के लिए, और तब जाकर वो लोग स्पेस में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सोनी जूही के एक्स हस्बैंड को बताता है कि वो लोग कोलोराडो की तरफ निकल चुके हैं और बंकर के अंदर जाने के लिए उन्हें इस क्लियरेंस की जरूरत होगी। उधर स्पेस में ब्रायन और जूही EMP डिवाइस में फ्यूल डालते हैं। वो मून को देखते हैं जो जमीन की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ वो ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को 3 लोग रोकते हैं और वो लोग उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मून के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। मून बिल्कुल सामने आ जाता है और ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। ब्रायन और जूही चांद पर पहुंचते हैं। किसी यहाँ पर मून की तस्वीर लेता है और ब्रायन उस EMP डिवाइस को मून में होल के करीब लाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्टिवेट कर देता है।
और दोबारा से अपने स्पेस शटल के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर निकलते हैं और उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर्स उनके शटल की तरफ बढ़ते हैं और ब्रायन यहाँ पर अपने शटल के अंदर केसी का फोन ऑफ कर देता है, जिससे वो क्रिएचर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो फोन के सिग्नल की तरफ आए थे। अगर सब इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएं तो वो उस तरफ नहीं बढ़ते। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ब्रायन को इस बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी और उससे पहले ब्रायन को कुछ करना होगा। ब्रायन यहाँ पर कहता है कि इन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन की वाइफ का हस्बैंड सोनी को ढूंढ लेता है और वो इन बच्चों को सेफ जगह पर ले आता है और सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि ब्रायन स्पेस में है। रेडियो में ये न्यूज चल रही थी कि उनको ये जगह जल्दी से छोड़नी होगी क्योंकि ये सेफ नहीं है। सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है, हम सब लोगों को वहीं पर जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ जोई, ब्रायन और केसी मून के होल के अंदर जाते हैं और वो एक बहुत सी अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ अंदर कमरे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट को ऑन करते हैं, वो नैनो क्रिएचर्स जाग जाते हैं। इधर सोनी और बाकी सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इकट्ठा कर रहे थे, मगर तभी उनके पास वही 3 चोर आ जाते हैं। मगर सोनी वहाँ पर किसी तरह इन तीनों को गन पॉइंट पर रख कर कार में निकल जाता है। केसी ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। अब वो सब चमकते हुए कोर के पास पहुंचते हैं। जो यहाँ पर डेटोनेटर दबाने के लिए तैयार हो जाती है। वो नैनो क्रिएचर्स उन पर अटैक कर देते हैं, मगर तभी एक ग्रीन लाइट उनके शटल को अंदर खींच लेती है। यहाँ पर शायद कोई था जो इन तीनों को इन क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर तीनों बेहोश हो जाते हैं। इन तीनों को स्कैन किया जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। वहीं पर 3 चोर दोबारा से सोनी का पीछा करते हैं और मून तभी उनके सामने आने लगता है। मून अपनी ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था और इसमें वो तीनों चोर भी मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जुई का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट किया जा चुका है, जिससे मून का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिरेगा और रेडिएशन भी होगी, इसलिए जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। और जहाँ पर जुई के एक्स हस्बैंड को पता चलता है कि जुई स्पेस में है, ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मून को ब्लास्ट किया तो उसकी एक्स वाइफ भी मर जाएगी। जमीन से ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और सब लोग मर रहे थे। इधर जुई और केसी को जब होश आता है, वो देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन है, मगर ब्रायन वहाँ पर नहीं है। अब दोनों मिलकर ब्रायन को बाहर ढूंढने लगते हैं। एक दरवाजा वहाँ पर खुला आता है। अब दोनों डरते हुए उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर शायद कोई है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई इंसान जैसा हो। ब्रायन को होश आ जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन उससे पूछता है कि तुम कौन हो? मुझे बनाया गया है, उन लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि बिलियन साल पहले वहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे और वो सभी लोग स्पेस में अपना घर बनाने लगे और जंग का तो इस दुनिया में कोई नाम ही नहीं था। उस दुनिया को एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता था। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया गया सिस्टम उनके अगेंस्ट हो गया और इस टेक्नोलॉजी को जिससे भी खतरा था वो इन सभी को मिटाने लगा। तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर बताता है कि इन सब के बाद वो लोग गैलेक्सी में कई सेफ जगह पर रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी और इन स्ट्रक्चर्स में मून भी था। और फिर उसके बाद उस टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और उस पर अटैक कर दिया। ये क्रिएचर उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर अटैक करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट्स हैं। और फिर वो बताता है कि इन्हीं एक ह्यूमन की जरूरत है जो इस नैनो क्रिएचर्स को मून से हटाने का काम करेगा। और उससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और उसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो बेहोश था और वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। जुई और केसी जब उसको उठाते हैं तो वो उनको बताता है कि उन्हें जल्द ही इन क्रिएचर्स को मारना होगा, उन्हें जल्द ही मून पर से हटाना होगा, वरना बहुत बड़ी तबाही दुनिया में हो जाएगी। और अब वो तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उनके शटल को ठीक कर दिया था। शटल की पावर ऑन करते हैं और मून से हट जाते हैं और वो शटल का पीछा करते हैं। जमीन पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी लोगों ने ऑक्सीजन मास्क को पहन लिया है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। सोनी और बाकी सब लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और सोनी वहाँ पर गिर जाता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि मून जमीन के एटमॉस्फेयर में आ चुका है। अब मिलिट्री के लोग वेपन को एक्टिवेट करते हैं कि जुई का हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जुई अभी से स्पेस में थी। दूसरी तरफ स्पेस में ब्रायन जुई और केसी से कहता है कि तुम लोग शटल लेकर चले जाओ, मैं स्पेस में ही रहूंगा। मगर यहाँ पर ब्रायन कुछ करता, केसी बम को अपने साथ लेकर रुक जाता है। केसी यहाँ पर ब्रायन से कहता है कि मेरी मदद से मिलना और कहना है कि मैं फेलियर नहीं हूँ। वो खुद को शटल से अलग कर देता है। अब वो क्रिएचर जैसे ही रोबोट पर अटैक करते हैं, केसी वहाँ पर बम को ब्लास्ट कर देता है।
जमीन पर सोनी भी बच गया था। जूही की बेटी उसे बचा लेती है। अब जूही शटल को लेकर मून से निकल जाती है और अब मून आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा अपनी ऑर्बिट पर जाने लगता है। जूही अब ब्रायन को बताती है कि जमीन बिल्कुल सेफ है और अब आखिरकार सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ब्रायन को ये बात भी पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अब नहीं रहा, वो मर चुका है। सोनी जब यहाँ पर अपने फादर से किसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन उसे बताता है कि उसी ने इस दुनिया को बचाया है और साथ साथ मून को भी। तभी किसी को हम मून में देखते हैं, वो वहाँ पर अपनी पेट बिल्ली को देखता है और अपनी मॉम को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अब केसी को बताता है कि अब वो मून का हिस्सा है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी कहता है हमें अब शुरू करना चाहिए। केसी पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए और उसी के साथ यहाँ पर मून फॉल मूवी खत्म हो जाती है।